जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज हम लोग फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का सेट नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपका टोटल 15 सेट का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन है और पूरा सेशन को ध्यान से अटेंड कीजिए। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? फिल्टरन, वाष्पन, निस्तारण या फिर डी आसवान के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, आसवान विधि के द्वारा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आसवान विधि। इस विधि से और क्या होता है? तो खनिज तेल या कच्चे तेल में से जो शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, ये सभी जो निकाला जाता है इसी आसवान विधि के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पौधों में रस आरोहण यानी कि चढ़ाव जो होता है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो पौधों में जो रस यानी जल का जो चढ़ाव होता है ये जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम उत्तक के द्वारा। जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। ये दोनों क्या है? तो संवहन उत्तक, और ये दोनों अस्थाई जटिल पादप उत्तक का उदाहरण है। तो जल के लिए उत्तरदायी उत्तक है जाइलम, भोज्य पदार्थ के लिए फ्लोएम। आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 को पढ़ते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है। बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी उस वस्तु को ले जाएंगे उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। बदलता क्या है? केवल भार। बी ऑप्शन में है, भार जो है वेग और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये गलत है। भार यानी कि W जो होता है m/g होता है, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो बी वाला ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। किसी वस्तु का भार वह शक्ति है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो वो भार नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय त्वरण है। यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, केवल ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो साथियों, मानव शरीर में जो वसा है ये वसा उत्तक में जमा होती है। कहाँ पर? वसा उत्तक में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वसा जो है मानव शरीर को ऊर्जा देती है, ये तैलीय पदार्थ होता है। अच्छा, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितना जूल ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जब 1 ग्राम वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब 9.3 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर का जो मोटापापन होता है ये इसी वसा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ क्या है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 5 के लिए आंसर क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है जल में पौधे उगाना। इस पद्धति को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। अगर पूछे मरुस्थल में जो पौधा उगाया जाता है उस पद्धति को क्या बोला जाता है? जीरोफाइट्स। यहाँ पर लिख देते हैं जीरोफाइट्स। ये क्या है? तो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उस पद्धति को जीरोफाइट्स कहा जाता है। अच्छा, जो पौधे लवण युक्त मृदा में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। क्या बोला जाता है? हेलोफाइट्स। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण होता है इसलिए दिखाई पड़ता है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोट के माध्यम से आंसर करना है। किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है, निर्भर करता है। किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित होगी, ये कथन सही है। प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है, ये भी सही है। तो केवल एक ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसी प्रक्रिया को पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये जो पाश्चुकरण विधि है इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था लुई पाश्चर ने। कब किया था, तो 1866 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का देखिए, निश्चल का संधि विच्छेद क्या है। तो साथियों निश्चल का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, निह जोड़ छल। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है निह जोड़ चल बराबर क्या होगा, निश्चल, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। परशुराम की प्रतीक्षा ये किनकी रचना है। बताइए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर। तो साथियों परशुराम की प्रतीक्षा ये किनकी रचना है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रूपांतरण सही है। तो यहाँ पर एक एटीएम में दिया हुआ है 1.01 गुना 10 पर पावर 4 पास्कल, ये गलत है। एक एटीएम में कितना होता है, 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल, ना कि 4, तो ए वाला गलत हो गया। एक mm ऑफ एच में यहाँ पर दिया हुआ है 133 पास्कल, ये वाला आपका सही है। एक बार में 10 पर पावर 7 दिया है, ये भी गलत है, यह 5 होगा। और एक टॉर में 10 पर पावर 2 दिया हुआ है, तो एक टॉर में होता है 133 पास्कल, कितना होता है 133 पास्कल। केवल बी वाला ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए। पारा जो है कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा आसंजन कहलाता है, पूछ सकता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है। बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए आप लोग। तो किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए या छोड़ी जाए। इसका सही आंसर है सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर लगाइए। और देखिए आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए अभी जितना हो सकता है अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। संथाल जनजाति की बात करें तो मुख्यतः ये छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका स्थान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है, राजस्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन, इस पर इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जनजाति इसका मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी की बात की जा रही है।
तो देखिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 47। इसको अभी याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। एक संविधान में संशोधन हुआ था 2019 में, कौन सा हुआ था? 104वां संशोधन। इसके तहत क्या हुआ था? तो 104वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद जो 334 है इसमें संशोधन किया गया और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किस संशोधन के तहत? 104वां संशोधन के तहत। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या 41 पहले था वो किया गया है 47। कितना किया गया है? 47। अच्छा, लोकसभा में पूछे कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं? तो 84। ठीक है, एससी के लिए 84, लेकिन एसटी के लिए पूछे तो 47। दोनों को ध्यान रखिएगा। और लोकसभा में एससी और एसटी दोनों मिलाकर पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 47 और 84 कितना होता है? 7 4 11, 8 4 12 1 13। तो लोकसभा में अगर एसटी और एससी दोनों मिलाकर पूछे तो टोटल 131 सीटें क्या है? आरक्षित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं। लोकसभा में एससी और एसटी, तो एसटी के लिए है 47, एससी के लिए कितना है? तो 84। दोनों मिलाकर पूछे तो ये होता है 131। यही बता रहे थे। ठीक है, तो कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? तो इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध परियोजना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये उड़ीसा में है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। किस देश के सहयोग से? तो जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? और साथियों प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है ये पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। नोट्स कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, ये आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है भूस्खलन। क्या बोला जाता है? भूस्खलन। डैश को भारत में बहुत पहले 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसमें से किसको भारत में बहुत पहले यानी कि 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो ये है एशियाई चीता। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। लेकिन आपको याद होगा 2022 का डेट, ठीक है, सितंबर 2022 में क्या हुआ था? तो अफ्रीकी चीता को नामीबिया से भारत में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। ठीक है, ये आपने सुना होगा न्यूज में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एशियाई चीता। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबंध था? तो ये था पोचमपल्ली। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो साथियों नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है। अगर आपसे पूछे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। असम में कौन कौन सा है? तो फेमस है मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, दोनों कहाँ पर है? असम में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? इसका सही जवाब है नॉर्वे में। कहाँ पर है? नॉर्वे में। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। ठीक है, किसकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक थे उनके स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? अच्छा, नोबेल पुरस्कार का जो वितरण किया जाता है ये किस तिथि को किया जाता है? तो प्रत्येक 10 दिसंबर को किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, पृथ्वी जो सूर्य की एक परिक्रमा करती है वो कितने समय में करती है? तो 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 46 सेकंड में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? आंसर है लोमी मिट्टी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है लाल मिट्टी में, इसलिए इसका कलर लाल होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी? तो ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। फ्रेडरिक एंजल्स कौन थे? मार्क्स के मित्र थे। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। खाद्य और कृषि विभाग। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक विस्तार पूछे तो इसी जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी और नई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1854 में, डलहौजी के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है किस आर्टिकल में? यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है। अब निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा हो जाए। निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो डीपीएसपी के बारे में कई बार बता चुके हैं। यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है, ये कथन गलत है। डीपीएसपी के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये वाद योग नहीं है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? इसका आंसर है सिंगापुर। डी वाला ऑप्शन आपका सही है, सिंगापुर। ठीक है, चलिए मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट लुइस।
पोर्ट लुइस, ये मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस की मुद्रा क्या है? तो रुपया। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। आगे देखते हैं, मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने वर्गों में रखा गया है? तो मूल संविधान में 27 राज्य एवं 3 प्रवर्गों में रखा गया था। 27 राज्य एवं 3 प्रवर्ग, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। वर्तमान में कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड कहते हैं? बताइए क्वेश्चन 35 के लिए आंसर। तो 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से आर्टिकल 19 जो आता है इस मूल अधिकार के भाग को कोड कहा जाता है। आर्टिकल 19(1) में क्या है? तो इसके द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार बताता है 14। 17 में क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण का प्रावधान है 21 में। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन मानी जाती है? आंसर है ताराबाई। ताराबाई जो है राजा राम की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? राजा राम की। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? बताइए क्वेश्चन 37 के लिए आंसर। तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक का अभियान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कर्नाटक का अभियान। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये न्यास पर आधारित है, पहले भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून कौन सा था? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। 1919 में कौन सा एक्ट आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। चलिए आगे देखते हैं, नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्नवालिस को माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। वारेन हेस्टिंग के समय में आपको याद होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो प्रीसेस्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। एक्ट 57 डी डॉक्टर सेन। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। इंडिया विंस फ्रीडम दादा भाई नौरोजी, ये गलत है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। पित्त का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय जो है एकमात्र शरीर में मिश्रित ग्रंथि है। तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय। केवल ग्रंथि पूछे तो यकृत। सबसे छोटा पूछे तो पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे?
ऐसे तो नॉर्मली लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उन्हीं को प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करती हैं, लेकिन इनमें से प्रधानमंत्री कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी बने थे? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी भी थे, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीनों। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनरावलोकन समान स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है? तो ये केस था मिनर्वा मिल्स वाद, जो कि 1980 में आया था। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? आंसर है केंद्र राज्य से। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, जैव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, विज्ञान रत्न किस तिथि को दिया जाता है? तो 23 अगस्त को दिया जाता है। कब? 23 अगस्त को। निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है? तो ये है विटामिन डी। ठीक है, इसको हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसमें विटामिन D1 है, विटामिन D2 है, विटामिन D3 है। तो विटामिन D1 और D2 जो है इसको कहा जाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D3 जो है इसको बोला जाता है कोली कैल्सीफेरॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रोग विषाणु जनित नहीं है? इसका सही जवाब है न्यूमोनिया। अच्छा, न्यूमोनिया होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। एड्स होने से WBC प्रभावित होता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? तो साथियों, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जो है किस रोग का कारण है? इसका सही जवाब है ये हृदय संबंधी रोग का कारक है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हृदय की ध्वनि को किसकी सहायता से सुनी जाती है? तो स्टेथोस्कोप एक मशीन होता है, उसी की सहायता से सुना जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित करते हैं? तो ये प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की जो दर है सबसे अधिक किस रंग में होता है? ये कई बार बता चुके हैं, अब आपको बताना है कमेंट करके। तो चलिए साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास का नोट चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए और पिछले 10 वर्षों का बिहार पुलिस का 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इस वाले एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है ओपन करने के बाद, और सबसे नीचे फिर आ जाना है। इस प्रकार से आपको एक बैच मिल जाएगा, क्लास नोट्स और PDF लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर 89 लिखा हुआ है, अब मात्र 59 में भी आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की समस्या हो या अगर आपको डेमो के लिए नोट्स चाहिए कि देखना हो किस प्रकार से नोट्स है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें डेमो के लिए नोट्स दीजिए। ठीक है।